हेलो 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 हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आई होप कि आप सभी क्लास स्टार्ट हो गई है। और एक बार आप मुझे बता देंगे कि क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है। थोड़ा सा पीडीएफ आपके सेट करने में टाइम लग रहा है हल्का सा। आज मैं आया हूँ कैरेविल के ऑफिस में क्लास लेने आपके। घर पे तो मेरे सारे पीडीएफ ही घर वाले तो इसके अंदर है ही, बोर्ड के अंदर। यहाँ पे थोड़ा डाउनलोड करनी पड़ी, थोड़ा समय लग गया इसमें। विक्की, शेखर, ऋचा, हरिकेश, अशोक, हरिजीत, मनीष, विकास, टिंकू, प्रिंस। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, एकदम बेहतरीन। और नया सा आपको माइक दिख रहा होगा, यानी कि आज आपकी जो क्लास है वो नए स्टूडियो पे चल रही है। नए स्टूडियो नहीं, क्या है, यहाँ पे जो कैरेवल का जो ऑफिस है वहां से क्लास चल रही है। आज आपकी जो क्लास है वो मैं घर से नहीं ले रहा हूँ। ठीक। अच्छा, अब हम जो कल चैप्टर पढ़ रहे थे हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। नमन भाई नमन कर रहे हैं, मनीष जी नमस्कार। ठीक है, चलो। अब आज हम बेटा क्लास के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। जब मैंने कल आपको जाते समय चीज बताई थी, एक बताया था कोहिसिव फोर्स, सहसंजक बल। एक बताया था, वॉइस नहीं आ रही है, चल तो रहा है यार माइक, क्यों बोल रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो। वॉइस नहीं है। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या। हेलो हेलो हेलो, इधर तो यार हिल रहा है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, अब तो नहीं, इसे बंद करते हैं भाई। हम्म। तो बेटा मैंने कल आपको एक बताया था सहसंजक बल, कोइसिव फोर्स। कोइसिव फोर्स जाते हुए ना कल क्लास में, सहसंजक बल। और एक हमने बताया था कल क्लास में आपको एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, असंजक बल। ठीक है। तो ये मैंने आपको बोला था कि भाई जो कोहिसिव फोर्स होते हैं, सहसंजक बल होते हैं, ये एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगते हैं। सेम सब्सटेंस के मोलिक्यूल्स एक ही पदार्थ के अणु के बीच में, यानी जैसे वाटर का जो मोलिक्यूल्स है, वाटर के ही मोलिक्यूल्स, जल का जो अणु है, जल के ही दूसरे अणु पर जो बल लगाएगा वो कोहिसिव होगा, है ना। लेकिन एडिसिव बेटा क्या होता है, नहीं ये व्हाइट में चलेगी भाई, यहाँ पे ना ये घर वाले पे तो मैं कर देता, यहाँ पे व्हाइट में क्लास चलेगी, बार बार मत लिखना कमेंट, ठीक है। और जो पानी और कपड़े के मोलिक्यूल्स के बीच में जो बल लगेगा, पानी और कपड़े के अणु के बीच में जो बल लगेगा, वो हमारा होता है एडिसिव फोर्स, असंजक बल। तो सहसंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगते हैं, जैसे पानी का मोलिक्यूल लगा रहा है, तेल का मोलिक्यूल तेल पे लगा रहा है, कपड़े का कपड़े पे लगा रहा है, तो वो सहसंजक होते हैं। लेकिन पानी का मोलिक्यूल कपड़े के मोलिक्यूल पे जो बल लगा रहा है वो एडिसिव है। एडिसिव ऐसे भी याद रखो, ऐड हो रहा है, एडेसिव है ना। दो चीजें ऐड होंगी, पानी कपड़ा या पानी तेल, तो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में जो लगेगा वो एडिसिव फोर्स है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर दो चीजें आपस में बड़े से चिपक जाए, जैसे कि आपका जो पेन की जो इंक है वो कागज के ऊपर बड़े से चिपक जाती है इंक, या मैं आपसे कहूं कि जैसे आपने फेविकोल लिया और वो लकड़ी पे लगाया तो फेविकोल लकड़ी पे बड़े से चिपक गया, या आपने कपड़ा लिया, सूती कपड़ा कॉटन का, वो पानी में डाला तो पानी को उसने इजिली एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर कहीं पर दो चीजें आपस में बड़े से चिपकती हुई दिखें, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी लिक्विड को इजिली एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले अपने अंदर, तो अगर कहीं पर दो चीजें इजिली चिपक रही हो, इजिली पानी को या किसी लिक्विड को एब्जॉर्ब कर रही हो, तो वहां पर क्या होता होगा, कोई फोर्स ज्यादा स्ट्रोंग होते होंगे कि एडेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं। अगर कोई वस्तु अगर गीली हो पा रही है, पानी को एब्जॉर्ब कर ले रही है, तो उस केस में आपको क्या लगता है, उस वस्तु और पानी के बीच में जो एडिसिव फोर्स लग रहे हैं वो ज्यादा मजबूत है कि कोहिसिव फोर्स। तो बेटा देखो, दो चीजें अगर आपस में तभी चिपकेंगी जब उनके बीच में लगने वाला एडिसिव फोर्स ज्यादा मजबूत हो। भाई एडिसिव, ये पानी है, ये कपड़ा है, तो पानी और कपड़े के मोलिक्यूल, इनके अणुओं के बीच में जो एडिसिव फोर्स लगेगा, अगर वो मजबूत होगा तो वो क्या करेगा, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एडेसिव फोर्स के मजबूती की वजह से, तो कई बार हम बोलते हैं ना फेविकोल की एडेसिव प्रॉपर्टी होती है, ये जिसके भी साथ फेविकोल, प्लास्टिक के साथ लो, लकड़ी के साथ लो, तो फेविकोल और लकड़ी के मोलिक्यूल के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बल लगता है, इसलिए वो उसे अपने अंदर चिपका लेता है। सूती कपड़ा जो है पानी के अंदर डालो तो पानी को क्यों एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि एडेसिव फोर्स ज्यादा मजबूत है। लेकिन प्लास्टिक, पॉलिथीन, कभी आपने पॉलिथीन का पोछा लगाया, नहीं, पॉलिथीन पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती, क्योंकि पॉलिथीन और पानी के बीच में जो एडिसिव फोर्स लग रहे हैं बहुत मजबूत नहीं है। पानी के मोलिक्यूल्स आपस में मस्त हैं,
पॉलिथीन के पॉलिथीन में आपस में मस्त हैं, तो पॉलिथीन पानी के मोलिकुल्स आपस में दूसरे को ऐड ही नहीं करते, जकड़ते ही नहीं है। तो अगर आपको कहीं पे दो चीजें आपस में जुड़ती हुई दिखें, चिपकती हुई दिखें, यानी वो एडिसिव फोर्स की मजबूती की वजह से होता है वो। तो एडिसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो चीजें इजिली क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कल मुझे आपको थोड़ा सा बताना था, ये पॉइंट रह गया था। अब मैं एक बार फिर से वापस आ रहा हूं क्लास में आपके, और फिर से हम लिखेंगे इधर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, और एक तरफ लिखेंगे कैपिलरिटी एक्शन, केशिका तत्व। कैपिलरिटी एक्शन, केशिका तत्व। ठीक है, कैपिलरिटी एक्शन। देखो कई बार पेपर में क्या होता है, जैसे हमने अभी पिछली क्लास में मैंने आपको सरफेस टेंशन के कुछ फेमस से क्वेश्चन बताए थे कि किसी भी लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, बच्चा कह रहा है कि सर आज ही बैच परचेज किया है, प्रोसीडर हो प्रिपरेशन हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, पर आप एक काम करना, आप कल की क्लास से आना, प्रत्यय यादव, क्योंकि नया चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे, तो वहां से आना है ना, ज्यादा से बढ़िया समझ में आएगा। चलो खैर, अब यहाँ पे हो बाकी बच्चे, भाई एक चीज समझो आप कि हमने जब सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव के बड़े फेमस क्वेश्चन कल पढ़े, और शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जिसने क्लास में उसे याद ना हो। कोई आपसे पूछ ले कोई लिक्विड, कोई तरल की ये प्रवृत्ति कि लिक्विड कम से कम एरिया में रहना चाहता है, इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव कहते हैं। दूसरा मैंने कहा कि इस पृष्ठ तनाव की वजह से ही क्या होता है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, या कोई पानी की बूंद गोलाकार आकार ग्रहण करती है। अब वो गोलाकार ही आकार क्यों ग्रहण करती है, तो हमने उसकी वजह बताई कि जो गोला होता है उसका वॉल्यूम, उसका आयतन सेम वॉल्यूम पर उसका जो सरफेस एरिया है गोले का सबसे कम होता है, तो सबसे कम जगह गोला मतलब ऑक्यूपाई करता है, गोला घेरता है, इसलिए वो ऐसा करता है। इसके अलावा हमने और पढ़ा सरफेस टेंशन के बारे में कि सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है कि मच्छर मक्खी पानी के ऊपर बैठ जाते हैं, क्योंकि पानी के ऊपर का जो खिंचाव है उस खिंचाव का यूज करके मच्छर मक्खी बैठ जाएंगे। या कोई आप सुई लो और बड़े प्यार से आप उसे पानी के ऊपर रख दो, तो वो पानी के ऊपर क्यों तैर जाती है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की वजह से। पृष्ठ तनाव का मान कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये आप कर लेंगे, लेकिन थोड़े से और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो उनमें बच्चा कई बार फंस जाता है कि हम सरफेस टेंशन पर टिक लगाएं कि कैपिलरिटी एक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या चीजें समान है, वो समझेंगे यहाँ पे हम। देखो अगर बेटा कभी ऐसा हो कि आपने कोई पानी, कोई लिक्विड किसी वस्तु के ऊपर डाला और वस्तु जो है पानी को इजिली एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, पानी से वस्तु गीली नहीं हो रही है, पानी उसके ऊपर स्प्रेड फैल नहीं रहा है। जहां पर भी आपको ऐसा कुछ दिखे कि आपने पानी डाला और पानी से वो वस्तु गीली नहीं हुई, पानी को उसने एब्जॉर्ब ही नहीं किया, पानी उसके ऊपर फैल ही नहीं पाया, उन सब जगह हमारा बेटा आंसर होता है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। जैसे अगर पेपर में आपसे कह दे कि भाई ये हमारे पास में कमल की पत्ती है, लोटस, ये लोटस है। अगर आपने कभी देखा हो जो कमल का बेटा फूल होता है ना, उसके ऊपर आप सुबह को देखना, कमल के फूल जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर ना ओस की बूंदें गोल गोल रहती हैं ऐसे, ओस की बूंदों से कमल की पत्ती गीली नहीं होती, ओस की बूंदें इसमें गोलाकार बूंद के रूप में दिखाई देंगी, यानी कि जो कमल की पत्तियां होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती, पानी जो है इसके ऊपर फैल नहीं पाता, पानी से गीला ही नहीं कर पाता, गोल गोल बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि पानी अपने सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की वजह से यहाँ पे क्या करता है, गोलाकार रूप ग्रहण कर लेता है और वो गोल गोल की शेप में रहता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो कमल की पत्तियां और जो पानी इनके बीच में एडिसिव फोर्स मजबूत नहीं है, यानी यहाँ पे क्या है, कोहेसिव फोर्स मजबूत है, यानी सरफेस टेंशन या कोहेसिव फोर्स, सहसंजक बल या पृष्ठ तनाव में से कोई सा एक आंसर हमारा बनेगा, जो भी ऑप्शन में होगा। अगर कभी ऐसा हो कि अगर आपको पानी की वजह से कोई वस्तु गीली होती हुई ना दिखे, पानी को एब्जॉर्ब करती हुई ना दिखे, पानी उसके ऊपर फैलता हुआ ना दिखे, जैसे कमल की पत्तियां, या बहुत बढ़िया इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं घर में, आप घर में पॉलिथीन लेना, अभी कोई ना सब्जी जिसमें आप लेके आए होंगे, हालांकि सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए हमें, ये पॉलिथीन ली, अब इस पॉलिथीन के ऊपर बेटा पानी डालना, तो आप देखना कि पानी ना जगह जगह इसमें खट्टा सा हो जाएगा ऐसे पॉलिथीन के ऊपर। आप इस पॉलिथीन को पकड़ना, हल्का हल्का झटका मारना ऐसे करके, तो सारा पानी हट जाएगा उससे। घर में नहीं कई बार कुछ जगह तिरपाल डाल देते हैं, जब बारिश गिरती है तो बारिश आई, तिरपाल के ऊपर पानी आया, झटका मारा, सारा पानी अलग हो गया। यानी कि पॉलिथीन जो है वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, पानी इसके ऊपर फैल नहीं पा रहा है, पानी अब गोल गोल बूंद बना बना के जगह जगह इकट्ठा हो गया अपने सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की वजह से, या इनके बीच में एडिसिव फोर्स मजबूत नहीं है, तो इसलिए पॉलिथीन ने पानी को एब्जॉर्ब नहीं किया है। तो अगर पेपर में कभी ऐसा कहे कि
जो पोलोथीन है, जो तिरपाल है ना, ये जो हमारे वाटरप्रूफ जो कपड़े होते हैं, वाटरप्रूफ जो कोट होता है, वाटरप्रूफ जो बैग होते हैं, ये किस वजह से पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे? या तो बोलेंगे कि उनके बीच में एडेसिव फोर्स मजबूत नहीं है, असंजक बल मजबूत नहीं है, या बोलेंगे पानी के सरफेस टेंशन की वजह से पानी अपने क्या करता है, छोटी छोटी बूंदे बना बना के उसके ऊपर टिक जाता है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा हो किसी केस में कि इजिली पानी एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा हो वस्तु के द्वारा, या इजिली पानी के द्वारा वस्तु गीली हो जा रही हो, या इजिली पानी उसके ऊपर स्प्रेड फैल जा रहा हो, तो वहां पे हमारा आंसर होगा कैपिलरिटी एक्शन या एडेसिव फोर्स मजबूत होना। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, आप समझ जाएंगे लैंग्वेज कैसी रहेगी और कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है। असंजक बल, भाई एक बात समझना आप, जैसे आप सुबह सुबह अपने बाथरूम से निकले नहा के, और आपकी पूरी बॉडी पे आप नहा रहे थे, पूरा का पूरा आपके शरीर पे पानी था, आपने एक टॉवल लिया, और टॉवल जैसे आप अपनी बॉडी पे रगड़ते हो, टॉवल सारा पानी को क्यों पी जाता है? बेटा टॉवल के अंदर ना बारीक बारीक रेशेस होते हैं, आपने देखा होगा, एक रुवे होते हैं ना टॉवल के अंदर, तो जो रुवे होते हैं ना वो कैपिलरी की तरह काम करते हैं। कैपिलरी को बोलते हैं केशिका, यानी कि जो सर के बाल जितनी मोटाई के रेशे होते हैं, तो जो बेटा ये टॉवल के अंदर जो रेशे से निकले होते हैं ना, वो ऐसे निकले होते हैं, बाल टाइप से, लंबे लंबे से रेशे निकले होते हैं, ये ट्यूब की तरह काम करते हैं, ये पानी को अपने अंदर इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब भी आप नहाते हैं तो आप सूती कपड़ा ही क्यों अपने बॉडी पर डालते हैं? आपने अपने शरीर को कभी रेशमी कपड़े से क्यों नहीं किया? क्योंकि जो रेशमी कपड़ा आप डालोगे ना, रेशमी कपड़ा पानी को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, क्योंकि जो रेशमी कपड़ा है, जो आपके पास में जो रेशमी कपड़ा होता है, टेरिकोट का कपड़ा होता है, उसके और पानी के बीच में एडेसिव फोर्स मजबूत ही नहीं होते। तो जो सूती कपड़े होते हैं उनके अंदर जो रेशे होते हैं वो ट्यूब की तरह, कैपिलरी की तरह काम करते हैं और पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा, जैसे कि आप कभी घर में अखबार लो, आपने जैसे मान लो कि कोई न्यूज़पेपर लिया, न्यूज़पेपर, इसके ऊपर आपने पानी डाला तो एक कागज पानी को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर इससे एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि पानी न्यूज़पेपर के बीच में एडेसिव फोर्स मजबूत लग रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। या मैंने कहा कि टॉवल है, तो टॉवल पानी को इजिली एब्जॉर्ब कर पा रहा है, तो जहां पर भी इजिली पानी एब्जॉर्ब हो जाए, तो यहां तो आपको लिखा मिलेगा कि वो कैपिलरिटी एक्शन की वजह से हो रहा है, या फिर वो किस वजह से हो रहा है कि वहां पे एडेसिव फोर्स मजबूत है, इस वजह से हो पा रहा है। ठीक है। या इसके अलावा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है पेपर में, जैसे आपने ये दिया लिया, और दिया बेटा जो बाती होती है ना, इसे हम कहते हैं विक, विक यानी कि बाती। और आप सभी ने भी दिवाली वगैरह पे या भी 22 जनवरी को आपने दिए जलाए होंगे, है ना, तो उस समय आपने देखा होगा कि भाई दिया जल रहा है, तो इसमें बेटा ये बाती इसकी बन हो रही है, जल रही है, तो जब तक इसके अंदर तेल रहेगा बाती जलती रहेगी, क्योंकि जो इसमें जो बेटा जो बाती होती है ना, इसमें भी अगर आप देखें, रुई कभी देखना, इसमें भी आपको बारीक बारीक रेशे से दिखाई देंगे। ये रेशे किसकी तरह काम करते हैं? कैपिलरी ट्यूब की तरह। ये किसकी तरह काम करते हैं? केसिका नली की तरह। तो इसके अंदर पानी को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, तेल को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, तो तेल बचेगा, ये बाती जलती रहेगी, जब सारा तेल खत्म हो जाएगा फिर ये बाती खुद जल के बुझ जाएगी। यानी हमने बस एक बात पकड़नी है, अगर कभी कोई लिक्विड, तेल हो, पानी हो, अगर वो इजिली एब्जॉर्ब किया जा रहा हो, तो हम बोलेंगे वो किस वजह से हो रहा है? एडेसिव फोर्स की मजबूती की वजह से। यानी तेल और बाती के बीच में एडेसिव फोर्स मजबूत है, या कैपिलरी एक्शन की वजह से, क्योंकि इनके अंदर जो रेशे हैं वो कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करते हैं और वो पानी को अपने अंदर या लिक्विड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ऐसे टॉवल में भी क्या होगा? एडेसिव फोर्स है कि वो पानी और टॉवल के अंदर एडेसिव फोर्स मजबूत लग रहा है। कागज या न्यूज़पेपर के और पानी के अंदर एडेसिव फोर्स मजबूत लग रहा है, इसलिए एब्जॉर्ब कर रहा है। सूती कपड़ा, पानी के अंदर एडेसिव फोर्स मजबूत है, इसलिए पानी को इजिली एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन जहां पानी एब्जॉर्ब ना हो रहा हो, जैसे कि पॉलिथीन, जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कमल के फूल की पत्तियां, तो जब पानी इजिली एब्जॉर्ब ना हो, यानी कि वहां एडेसिव फोर्स मजबूत नहीं है, वहां कोई सी सहसंजक बल मजबूत है, या फिर वो सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इन क्वेश्चन को मैं पेपर में पकड़ना कैसे है, उसकी मैं आपको लैंग्वेज दिखाता हूं, तो धीरे धीरे आपको सारी कहानी जो है समझ में आने लगेगी। तो सबसे पहले आप इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, छोटा सा लॉजिक समझना है, ठीक है। इसमें लिखा है इसने, द ऑयल इन द विक ऑफ एन ऑयल लैंप राइजेस अप ड्यू टू, दीपक की बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है? कैपिलरी एक्शन, लो विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, तेल की कम चिपचिपाहट, विस्कोसिटी श्यानता यानी कि कम गाढ़ापन उसका। एक लिख रहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, एक लिख रहा प्रेशर डिफरेंस। तो किस वजह से ऐसा होता है? तो आपको मैंने बताया भी कि वो जो ऑयल लैंप है, उसके अंदर, लैंप के अंदर जो बत्ती होती है वो लगातार ऑयल को एब्जॉर्ब करते रहती है। वो किस वजह से हो रहा है? कैपिलरी एक्शन की वजह से। तो यहां पर भी इजिली लिक्विड एब्जॉर्ब होता हुआ दिखाई दे, यहां पर भी लिक्विड इजिली एब्जॉर्ब होगा, यानी वहां पे कौन सा एक्शन काम करता है? हमारा कैपिलरी एक्शन, केशिका तत्व, है ना, या केशिका क्रिया। इससे अगला क्वेश्चन का नंबर लिखते रहना और आंसर और मैच करते रहना, अपने आंसर सभी के ठीक आ रहे हैं। इसमें लिखा है, मेटेरियल फॉर वाटर प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स
आउ देयर वाटरप्रूफ प्रॉपर्टीज टू। वाटरप्रूफ कोट और टेंट के लिए सामग्री उनके वाटरप्रूफ गुणों के कारण है। तो कह रहा है कि जो वाटरप्रूफ कोट होते हैं, टेंट होते हैं, उनके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, उनके अंदर जो वाटरप्रूफ प्रॉपर्टी है कि भाई वाटरप्रूफ कोट है, वाटरप्रूफ टेंट है, तो किस वजह से होता है भाई वाटरप्रूफ जो कोट या टेंट है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। अगर वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, यानी यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि किसके पर्टिकुलर लगाएंगे हम, सरफेस टेंशन पे, जहां लिक्विड इजिली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा। कि जो टेंट या कोट है तो पानी अपने पृष्ठ तनाव की वजह से गोल गोल बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाएगा अलग अलग जगह, तो इसलिए वो पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। ये आपको लिखा मिल सकता है कि यहाँ पर एडहेसिव फोर्स मजबूत नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक एक करो। क्वेश्चन नंबर 13, शेखर, अमित, नवनीत, कन्हैया, माधव, कोमल सब करेंगे। इसलिए लिखा है सूती कपड़े का एक टुकड़ा अगर एक गिलास में पानी में डुबो दिया जाता है तो वह गीला हो जाता है, किसके कारण? तो सूती कपड़ा पानी में डाला और उसने पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, गीला कर लिया। ये आप कभी घर में देखना, ट्राई करना आज ही। एक गिलास में बेटा पानी भरना और उसके अंदर ना अपना हैंकी लेना, रुमाल है ना, और इस हैंकी को ऐसे पकड़ना, ये आपने रुमाल लिया और इस हैंकी का आप क्या करना, एक हिस्सा ऐसे गिलास के अंदर डाल देना, यहाँ पे एक हिस्सा, और बाकी को बाहर निकाल देना और इसे छोड़ देना कमरे में ही। आपने केवल इतना हिस्सा पानी में डुबाया था इस हैंकी का, और जब आप 2-4 घंटे बाद देखोगे ना, ये आपको पूरा का पूरा यहां तक आपको पानी इसके अंदर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये पानी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो किस वजह से हो रहा है कि इसके अंदर जो रेशे हैं वो कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करते हैं और लगातार पानी को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो आंसर क्या बनेगा इसका, डी ऑप्शन। तो इजिली लिक्विड एब्जॉर्ब होगा तो कैपिलरी रिएक्शन, इजिली अगर नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटरप्रूफ कोट है, वाटरप्रूफ टेंट है, तो वहां पे आपको पता ही हमने किस पर टिक लगाना था। ठीक है, इन छोटे छोटे से बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक, अच्छा अब आ जाओ वापस इधर। तो अब हमारे पास में, हाँ पूछो सोने क्या पूछना है। अब हमारे पास वो सरफेस टेंशन के मैं फिर से आपको 5-6 क्वेश्चन फटाफट बताता हूं, स्पीड से याद रखना। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव क्या है? किसी लिक्विड की टेंडेंसी कि लिक्विड कम से कम एरिया में रहना चाहता है, वो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है। दूसरा मैंने क्या बताया आपको कि जो सरफेस टेंशन है, जो पृष्ठ तनाव है, इसकी वजह से लिक्विड कम से कम एरिया में रहना चाह रहा है तो लिक्विड की जो बूंदें गोलाकार आकार ग्रहण कर लेती हैं। एक मैंने बताया कि गोलाकार आकार ही ग्रहण क्यों करते हैं कि गोले का एरिया सबसे कम होता है। इसके अलावा मैंने बताया कि सरफेस टेंशन की वजह से मच्छर मक्खी पानी के ऊपर बैठ पाते हैं। इस सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है कि पानी जब गोल गोल बूंदे बना लेगा तो ये अगर कोई वस्तु पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, जैसे कि वाटरप्रूफ टेंट हो गया, प्लास्टिक हो गया, पॉलिथीन हो गया, कमल की पत्तियां होगी, तो सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा पानी के। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको क्या बोला कि अगर इजिली पानी आपको एब्जॉर्ब होता हुआ दिखाई दे ना, जैसे चाहे वो आपको कपड़े के अंदर पानी इजिली एब्जॉर्ब हो रहा हो, रुई के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा हो, सूती कपड़े में हो रहा हो, कहीं पर भी, तो कैपिलरी रिएक्शन की वजह से टावल वगैरह में हो रहा हो, तो जहां पे इजिली एब्जॉर्ब होता देखिए आप उस पर टिक लगा देंगे। ये छोटा सा दिमाग में अपने अगर रखेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। ठीक, अच्छा दूसरा एक छोटा सा लिखेंगे इसमें, सरफेस टेंशन की यूनिट, इसका मात्रक लिख लेंगे, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव का मात्रक, पृष्ठ तनाव का मात्रक। इसकी वजह ऐसा यूनिट क्या बनेगी, इसके यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। सिंपल में लिखेंगे न्यूटन पर मीटर, ये याद रखना आपको। ठीक है भाई, जैसे आप देखो ना, जैसे हमारे पास में ये एक लिक्विड है ना, अब लिक्विड की टेंडेंसी होती है अपने आपको सिकुड़ के कम से कम आकार ग्रहण करना। तो मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी, एक ऐसे काल्पनिक एक लाइन खींच लूं, तो भाई ऐसे मान लो मैंने अपने मन से एक लाइन खींच ली, तो अभी लिक्विड अपने आपको सिकोड़ेगा, तो इस लाइन पर, इस लेंथ पर कितना फोर्स लगाएगा, उसे तो हम सरफेस टेंशन कहेंगे। भाई सरफेस टेंशन क्या है, लिक्विड की टेंडेंसी, लिक्विड अपने आपको सिकोड़ कर कम से कम आकार में रहना चाह रहा है, तो लिक्विड अपने आपको सिकोड़ेगा। तो अगर मैं इस लिक्विड के ऊपर कोई काल्पनिक रेखा मान लो, एक इमेजिनरी लाइन खींच लूं, तो उस लाइन पर कुछ फोर्स लगेगा ना भाई, लिक्विड जब ऐसे सिकुड़ेगा। भाई मान लो कि पहले ये ऐसे था और यहाँ पे एक मान लो कि मैंने कैसे लाइन खींच रखी है, जब ये सिकुड़ना शुरू होगा, जब खिंचाव आएगा इसके अंदर, तो इस लाइन पे भी तो फोर्स लगेगा, इस लाइन पे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें फोर्स लगेगा, लिक्विड अपने आपको सिकोड़ रहा है। तो एक यूनिट लेंथ पे, एकांक लंबाई पे जो फोर्स लगता है किसी लिक्विड की, वो कहलाता है सरफेस टेंशन। तो इसकी यूनिट बनती है न्यूटन पर मीटर, कि एकांक लंबाई पर कितना बल लग रहा है। तो सिलेबस सीधा याद रखेंगे, ऐसा यूनिट होती है पृष्ठ तनाव की, न्यूटन पर मीटर। एक लिखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी,
पृष्ठ ऊर्जा का SI मात्रक, पृष्ठ ऊर्जा का SI मात्रक। मैं देखो, जब कोई लिक्विड अपने आप को ऐसे सुकोड़ेगा, ऐसे सुकोड़ेगा, तो क्या होगा बेटा, उसकी जो लेयर है वो सुकोड़ेगा, तो वो उसकी लेयर क्या करेगी, एक एनर्जी को स्टोर कर लेगी। वो एनर्जी कहलाती है हमारी सरफेस एनर्जी, और इस सरफेस एनर्जी का यूनिट होती है जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर। जैसे भाई आपको पता है कि हमारे पास में कोई स्प्रिंग हो, तो खिंचा हुआ स्प्रिंग हो या दबा स्प्रिंग हो, तो खिंचे और दबे स्प्रिंग के पास एक एनर्जी होती है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही कोई भी जब लिक्विड अपने आप को सुकोड़ता है तो वो भी एक एनर्जी स्टोर कर लेता है, उस एनर्जी को हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। तो बस इनके मात्रक याद रखने हैं, सरफेस टेंशन का मात्रक आएगा तो न्यूटन पर मीटर, और सरफेस एनर्जी का मात्रक आएगा तो जूल पर मीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे जूल पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ये दो छोटे से पॉइंट आपको ऐड करने थे इसके अंदर, ठीक है। कल की क्लास देखो, सोने बता रखा है, डेली आओगे तो पता चल जाएगा ना, हर क्लास में नए बच्चों को नहीं बताया जाएगा। कल की क्लास में हमने जिक्र किया हुआ है, रोज आया करो क्लास में। अब आते हैं बेटा यहां पर हम विस्कोसिटी श्यानता, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक पढ़ा हमने पास्कल का नियम कि हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पे काम करते हैं, पास्कल के नियम पे। एक पढ़ा हमने बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की थ्योरम किस पे काम करती है, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे। तो हवा में छतों का उड़ जाना हो, एरोप्लेन का उठना हो, ये सब बर्नौली की प्रमेय की वजह से होता है, एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। एक हमने पढ़ा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कि जब कोई वस्तु पानी में होती है तो उस पर उसका वेट तो नीचे की तरफ काम कर रहा होता है, एक ऊपर लग रहा होता है उत्प्लावन बल, एक ऊपर लग रहा होता है बियॉन्ड फोर्स। तो वो हमने पढ़ा क्लास में कि जब कोई वस्तु ज्यादा डेंस पानी में जाएगी, जैसे समुद्री पानी में जाएगी, तो उत्प्लावन बल ज्यादा मात्रा में लगेगा। तो लिक्विड जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितना ज्यादा घनत्व होगा लिक्विड का, उतना ही ज्यादा वो उत्प्लावन बल लगाता है। इसलिए कोई जहाज जब नदी से जाता है समुद्र में तो ऊपर की तरफ को उठ जाता है ना। ऐसी बातें हमने क्लास के अंदर पढ़ी है। तो अब हम यहाँ पे लास्ट में चल रहे हैं विस्कोसिटी श्यानता पे। देखो, विस्कोसिटी श्यानता को फिलहाल के लिए समझो कि विस्कोसिटी है किसी लिक्विड का गाढ़ापन, है ना। जैसे मान लो कि मेरे पास पानी एक शहद है, हनी, तो शहद के अंदर ज्यादा गाढ़ापन है, तो यानी कि ज्यादा विस्कस फ्लूइड है, ज्यादा गाढ़ापन है इसका, ज्यादा श्यान द्रव है मेरे पास में। मैंने मरकरी ले लिया तो मरकरी का और ज्यादा गाढ़ापन है, तो मरकरी का अगर गाढ़ापन और ज्यादा है यानी उसकी विस्कोसिटी और ज्यादा है, ठीक है। तो विस्कोसिटी समझो ऐसे आप कि जो ज्यादा गाढ़े होते हैं उनकी विस्कोसिटी होती ज्यादा, जो उतने गाढ़े नहीं है, गाढ़ापन उतना ज्यादा नहीं है, वो उतने ज्यादा श्यानता उनकी नहीं होगी, वो कम श्यान होंगे। अब देखो यहाँ पे हमें समझना क्या क्या है, सब बड़े ध्यान समझना। ये बेटा हमारे पास में एक मैंने मान लो कि कोई फ्लूइड ले लिया, ये मान लो पानी, हवा, कुछ भी ले लो। फ्लूइड में मैंने बताया था कि पानी, गैस, कुछ भी ले सकते हैं आप, जो भी आपका मन करे। अब बेटा मैंने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, ठीक है। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, तो इसका वेट mg नीचे की तरफ काम करेगा। दूसरा एक हमने पढ़ रखा कि उत्प्लावन बल बियॉन्ड फोर्स ऊपर की तरफ काम करता है, FB। इस बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, क्या होता है, dVg, ठीक है। और यहाँ पर d डेंसिटी किसकी होती है, फ्लूइड की डेंसिटी। इससे हमने कम से कम 10 न्यूमेरिकल की हैं, तो ये आपको याद हो गया होगा। अब देखो, जब बेटा कोई वस्तु, मैंने एक गोला लिया और उसे मैंने किसी फ्लूइड में, किसी पानी या गैस में छोड़ दिया, तो अपने वेट की वजह से नीचे जाएगा, उत्प्लावन बल उस पर लगेगा ऊपर की तरफ। लेकिन अगर ये गोला जो है, अगर ये बहुत ही भारी हो, तो लगातार ये भाग रहा हो पूरी स्पीड से, तो बेटा यहाँ पे एक फोर्स और पिक्चर में आ जाएगा। उसके बारे में बताया स्टोक साहब ने। उन्होंने कहा कि जैसे जब आप सड़क पर जब चलते हैं ना, तो सड़क पर चलते हुए आपके मोशन को अपोज करने के लिए, आपकी गति का विरोध करने के लिए फ्रिक्शन, घर्षण काम करता है। तो ऐसे जब किसी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट लगातार भाग रहा हो, लगातार उसकी स्पीड भाग रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, भागते जा रहा है, तो जिस फ्लूइड की जो लेयर है, वो लेयर भी उसके ऊपर एक फोर्स लगाने लगेंगी, क्योंकि वो लगातार भाग रहा है। तो जो फ्लूइड की जो लेयर है, उसके मोशन को अपोज करने के लिए एक फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर, और उस फोर्स को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। ये ऊपर की तरफ लगता है, सब बोलते हैं विस्कस फोर्स, इसे हम बोलते हैं FV, विस्कस फोर्स। यानी कि जब कोई वस्तु लगातार भाग रही होती है, तो उसके ऊपर एक फोर्स और काम करने लगता है, जो लिक्विड की लेयर लगाती है, उसे हम विस्कस फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो FV है, FV का मतलब यहाँ पे विस्कस फोर्स, इसे हम कहते हैं श्यान बल। और इस विस्कस फोर्स की जो वैल्यू होती है, भाई आप कहेंगे सर
बियॉन्ड फोर्स जो उत्प्लावन बल है, इसकी वैल्यू तो आपने मैं बताई रखी है पहले। ये हमारे पास कौन सा है, बियॉन्ड फोर्स, बियॉन्ड फोर्स उत्प्लावन बल। ठीक, लेकिन जब ये बेटा इसके अंदर लगातार भागेगा 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 भागेगा, तो इसकी जो लेयर होंगी, ये लेयर भी इसकी गति का विरोध करेंगे, एक फोर्स और लगेगा, उसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स, और इसका फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आरवी, 6 पाई ईटा आरवी। अब इन सबका हमें मतलब समझना है कि इसका मतलब क्या है। 6 तो आपको पता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, 6 जैसे एक नंबर होता है ना 5 6, वो है। पाई आपको पता है 22/7, ये भी आपको पता है। आर क्या है बेटा, जो गोला आपने छोड़ा है उसकी रेडियस है, आर गोले की रेडियस, और वी क्या है, ये जब गोला भाग रहा होगा तो कुछ स्पीड होगी, वो इसकी स्पीड है, और ईटा को हम यहां पे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सब कहते हैं श्यानता गुणांक। अब ये श्यानता गुणांक जो है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी जो ज्यादा गाढ़ेपन होगा जिनके पास, जैसे कि हनी के लिए इसका मान ज्यादा होगा, शहद के लिए, लेकिन पानी के लिए इसकी वैल्यू कम होगी क्योंकि पानी का गाढ़ापन कम है। अब आप एक बात समझना कि जब बेटा कोई वस्तु किसी फ्लूइड में आप पानी में या गैस में छोड़ रहे हो, लगातार भाग रही है, तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते एक लिमिट तक ही बढ़ सकती है। ऐसे नहीं है कि कोई वैसे मान लो कि समुद्र है बहुत गहरा है और आप उसके अंदर एक कोई पत्थर छोड़ दो, बहुत ही भारी लोहे की चीज छोड़ दो, बहुत ही भारी, और आपने उसके से छोड़ दिया, अब वो उसके अंदर भाग रही है, तो ये नहीं कि उसकी लगातार स्पीड बढ़ती रहेगी अनंत तक बढ़ती रहेगी ना, ऐसा नहीं है। उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, एक लिमिट तक बढ़ेगी, और उसे हम कहते हैं जहां तक वो बढ़ेगी मैक्सिमम हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग, यानी एक सीमा के बाद वेग नहीं बढ़ेगा, एक सीमा के बाद वेग बढ़ना बंद हो जाता है, उसे हम कहते हैं सीमांत वेग। ये पेपर में क्वेश्चन आ रखा है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में, किसी फ्लूइड में गिरती है तो अल्टीमेटली किस वेग के साथ गिरती है, सीमांत वेग के साथ। जो वर्षा की बूंदे भी हैं, ये बेटा हवा में आ रही है, तो मैंने कहा था कि फ्लूइड क्या होता है जो फ्लो कर सके, फ्लूइड में गैसें भी आती हैं और पानी लिक्विड भी आता है। जो वर्षा की बूंदे जब आ रही है ना हवा के अंदर, इनकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, बादल तो बहुत ऊंचाई पे है, तो बूंदों की स्पीड बढ़ रही है, एक लिमिट का स्पीड बढ़नी बंद हो जाती है इनकी। अगर ऐसा होता है कि वर्षा की जो बूंदे हैं ये नीचे भागती हो, लगातार इनकी स्पीड बढ़ती रहती है, भाई साहब गोली की स्पीड से आकर टकराती है, वर्षा की बूंदी सर में घुस जाती है हमारे, तो पता चला कि हम कभी सड़क पर निकलते हमेशा घबराहट रहती, पता चला कि आज मरे 5000 लोग क्योंकि अचानक से बारिश आई बिना किसी पूर्व चेतावनी के, आज निमट गए 5000 लोग, आज 20,000 लोग, ये होता। लेकिन जो वर्षा की बूंदें आती हैं वो उनकी स्पीड जब वो बादलों से गिरती हैं उनकी स्पीड बढ़ रही है, पर एक लिमिट के बाद बढ़ना बंद हो जाती है, फिर फाइनली उसी स्पीड से गिरती रहती हैं, उसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग। तो ये वीटी जो है सीमांत वेग है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो अगर पेपर में कोई आपसे पूछ ले कि जब कोई वस्तु नीचे की तरफ गिरेगी, जब कोई वस्तु किसी द्रव में, किसी फ्लूइड में गिरती है, तो अल्टीमेटली किस वेलोसिटी के साथ गिरती है, टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग के साथ में गिरेगी वो। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब हमें पता चल गया कि यहां पे जो बेटा आर क्या हमारे पास रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर, जो गोला आप छोड़ रहे हैं उसकी रेडियस ऑफ स्फीयर, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। ठीक है। अब एक बात समझना कि अगर बेटा कोई वस्तु लगातार फ्लूइड में भाग ना रही हो, फ्लूइड में आके कहीं पे एक जगह जाकर टिक गई हो, या तो ऊपर जाके तैर रही हो, या नीचे आके तली पर टिक गई हो, या बीच में ही कहीं रुक गई हो, तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी। अगर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो उसके ऊपर जो श्यान बल काम करेगा, जो विस्कस फोर्स काम करेगा, वो जीरो हो जाएगा। तो यानी कि फिर हम केवल किसकी बात करेंगे, केवल बियॉन्ड फोर्स की और इस एम की। यानी हम इस विस्कस फोर्स की बात केवल तभी कर रहे होते हैं जब ये लगातार ये फ्लूइड के अंदर भाग रहा है ऑब्जेक्ट, तभी ये विस्कस फोर्स लगेगा, क्योंकि विस्कस फोर्स मारी है वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है ही नहीं, जैसे मान लो कि आपने क्या किया, यहां पर एक बीकर में आपके पास मान लो कोई पानी वानी भरा हुआ है और आपने इसके अंदर कोई बॉल छोड़ी, जैसे कि आपने छोड़ दी इसके अंदर कोस्को की बॉल, खेलते हो ना विक्की की कोस्को की बॉल से, और वो कोस्को की बॉल आके मान लो कहीं पे टिक गई, ना ऊपर को जा रही है ना नीचे को जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो वहां पे विस्कस फोर्स श्यान बल काम ही नहीं करेगा। तो विस्कस फोर्स काम ही केवल तब करता है जब वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो फ्लूइड के अंदर, क्योंकि वहां वेलोसिटी शब्द आ रहा है, वेग आ रहा है वहां पे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब हमें क्लास में केवल यह समझना है कि जब कोई वस्तु किसी फ्लूइड में लगातार भाग रही है, तो एक तो अपने वेट की वजह से नीचे भाग रही है, उसका वेट mg नीचे की तरफ काम कर रहा है,
एक उसके ऊपर लग रहा है फ्लूइड का उत्प्लावन बल, और एक क्या लग रहा है कि जो लेयर है वो एक विस्कस फोर्स भी लगा रही है ऊपर की तरफ को। अब हम ये देखेंगे कि जो इसमें जो विस्कस फोर्स में आया 6 पाई ईटा आरबी, तो बेटा हम एक तो इस विस्कस फोर्स को हम स्टोक्स लॉ भी कहते हैं, क्योंकि हमें स्टोक्स ने बताया था ये स्टोक्स लॉ, स्टोक्स का नियम। अब हमें समझना है क्लास के अंदर कि जो ये टर्मिनल वेलोसिटी है, जो फाइनली जिस वेलोसिटी से वस्तु गिरेगी, ये किस बात पर डिपेंड करती है, तो इसके बारे में हम पढ़ाने वाले हैं। पहले आप ये बीकर वाला डायग्राम बना लो एक बार। mg नीचे की तरफ, उत्प्लावन बल, इसका फॉर्मूला याद है आप सभी को, भूल तो नहीं गए कोई भी, dvg। यहां पे d क्या बताया था उत्प्लावन बल में, कि उत्प्लावन बल लगाता है फ्लूइड, तो फ्लूइड की डेंसिटी है, और v क्या है जितना वॉल्यूम, तो अगर वस्तु जितना पानी हटाएगी वो वॉल्यूम है। यहाँ पे अगर वस्तु पूर्ण रूप से पानी में डूब जाती है तो वस्तु का जो वॉल्यूम है वो हटाए गए पानी के वॉल्यूम के बराबर होता है, हम क्लास में पढ़ चुके हैं पहले ही। और ये जी है और ये विस्कस फोर्स। अब यहां देखना बेटा, ये बताओ जब ये वस्तु लगातार भाग रही है, एक लिमिट के बाद तो इसकी स्पीड बढ़नी बंद हो गई, वो मैंने कहा टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि वो बढ़नी बंद हो गई, यानी कि ये वाला फोर्स और ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो चुके हैं, यानी mg किसके बराबर हो चुका है, mg की वैल्यू बराबर हो चुकी है बियॉन्ड फोर्स और विस्कस फोर्स के सम के बराबर। ठीक, अब यहां बड़े ध्यान समझना, यहां से मैं एक रिलेशन निकालूंगा, अल्टीमेटली आपको याद रखना है, इस प्रोसेस को याद रखना चाहो रख लो, वरना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। mg बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, फ्लूइड की डेंसिटी इंटू v इंटू जी, विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वीटी, वीटी क्या टर्मिनल वेलोसिटी, ये हमें निकालनी है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अब बेटा देखो ये m क्या है, ऑब्जेक्ट का मास। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि डेंसिटी का फॉर्मूला याद है कि भूल गए हो तुम, डेंसिटी क्या होती है, घनत्व क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब बेटा ये जो वस्तु है ये, इसका मुझे द्रव्यमान निकालना है m, तो द्रव्यमान कैसे निकाल सकता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, घनत्व गुना आयतन से। तो जो ये ऑब्जेक्ट जो जा रहा है फ्लूइड के अंदर लगातार भाग रहा है, अगर इसकी डेंसिटी हो कैपिटल डी, देखो इस ये तो किसकी डेंसिटी है, फ्लूइड की डेंसिटी है, ये एफ लगाया ना, ये तो द्रव का घनत्व है कि ये पानी भरा है कि शहद भरा है। यहाँ पर जो मैं कैपिटल डी लिख रहा हूं ये इस ऑब्जेक्ट की, इस गोले की डेंसिटी है, और इंटू वी यानी कि इस गोले का वॉल्यूम, इंटू जी किसके बराबर हो गए, डी एफ वी जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी टी। ठीक, अब मैं अगले पेज पे ले जा रहा हूं, तो इधर क्या लिखा था हमारे पास में, कैपिटल डी वी जी, ये ऑब्जेक्ट गोले की डेंसिटी है, याद रखना ये फ्लूइड की डेंसिटी है, ये पानी या तेल जो भी है, प्लस 6 पाई ईटा आर वी। अब मैं इसे इधर ले जाऊं तो बन जाएगा डी वी जी माइनस डी एफ वी जी इजकल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। ठीक, तो यहां से हमारे पास में ये वी जी में कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा ये डी माइनस डी एफ इंटू वी जी 6 पाई ईटा आर वी टी, तो डी माइनस डी एफ, ये बेटा ये जो हमारे पास हमने क्या ले रखा है, ये गोला। ठीक है, तो गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी 6 पाई ईटा आर वी टी। यहां देखना ये पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो वीटी जब मैं निकालूंगा तो 9 आ जाएगा नीचे, तो 2/9, ये क्या हमारे पास में डी माइनस डी एफ, ये जी है, और एक ईटा भी नीचे आएगा, है ना, ये किसका आ गया, टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर। अब मैं ऐसे थोड़ा सुंदर तरीके से लिख दूं इसे, तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 2/9 डी माइनस डी एफ इंटू जी बटे ईटा, और एक साथ में सॉरी ये यहाँ पे एक आर से आर क्यूब में से कार घटा था, तो एक आर स्क्वायर भी बचा हुआ यहाँ पे, तो एक यहाँ पे आर स्क्वायर। अभी जो फॉर्मूला निकल के आया, आपको इस डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल इस फॉर्मूले से फाइनली मतलब है, जो मैं बताना चाहूंगा उसे समझना ध्यान से। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि जैसे आपने एक बहुत ही भारी लोहे का गोला लिया और उसे आपने मान लो कि हवा में छोड़ दिया गोले को, या पानी में छोड़ दिया, तो गोला नीचे आएगा अपने वेट की वजह से। तो वेट क्या होता है, mg, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, प्रोफेसर तो हम पहले पढ़ चुके हैं, किसी वस्तु का वेट mg होता है, पूरा दोबारा सुनना, तब तक कमेंट मत करना। तो कोई गोला जब नीचे आएगा तो अपने वेट mg की वजह से नीचे आएगा। दूसरा, इसके ऊपर एक उत्प्लावन बल भी लग रहा होगा, तो उत्प्लावन बल का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, बियॉन्ड फोर्स का डीवीजी, और यहाँ पे जो मैंने डी लिखता हूं उत्प्लावन बल में, वो फ्लूइड की डेंसिटी, वो द्रव का घनत्व होता है, कि द्रव पानी है कि तेल है, वो द्रव का घनत्व है।
ठीक है। अच्छा, जो विस्कस फोर्स लगता है, जो श्यान बल लगता है, वो मैंने कहा कि वो हमें स्टोक्स साहब ने बताया। जो श्यान बल लगेगा उसका फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर वीटी। यहाँ वीटी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग। क्योंकि जब कोई वस्तु किसी फ्लूइड में किसी दर में जा रही होती है तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, और एक सीमा के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। तो जब उसकी वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाए फिर वो लगातार उतनी ही वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी, उसे हम कहते हैं सीमांत वेग, यानी जिस सीमा के बाद वेग बढ़ना बंद हो जाए। अच्छा, अब मैंने क्या कहा आपसे कि भाई जब ये सीमांत वेग को प्राप्त कर लेगा वस्तु, अब तो उसका वेग बढ़ ही नहीं रहा है, यानी ये दोनों फोर्स अब बैलेंस हो चुके हैं। यानी जो mg है वो किसके बराबर हो चुका है? बियॉन्ड फोर्स प्लस विस्कस फोर्स के बराबर। तो अच्छा, ये वेट क्या है? mg है। बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला मैंने वहां से लिख लिया dfvg, और विस्कस फोर्स का लिख लिया स्टोक्स के नियम से 6 पाई ईटा आरवी। ठीक, अब मैंने क्या कहा कि बेटा जो मेरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अगर मैं इसके मास को लिखना चाहूं इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो इसका द्रव्यमान क्या बनेगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये बेटा किसका मास है? ये गोले का। तो जब ये गोले का मास है तो डेंसिटी भी किसकी आएगी? गोले की। गोले का डेंसिटी इंटू गोले का वॉल्यूम इंटू जी, और यहाँ पे मैंने सारी वैल्यू पुट करने के बाद इसे मैंने यहाँ पे किया सोल्व। अब मैं इस वाले हिस्से को पहले इधर लेके आ गया, फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये वीजी जो था वो कॉमन था, तो वीजी को मैंने कॉमन ले लिया, तो डी माइनस डी एफ आ गया। फिर 6 पाई ईटा आर इधर चल ही रहा है। फिर ये मेरे पास कॉमन है, गोले का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और ये 6 पाई ईटा आर भी इधर चल ही रहा है। एक आर से यहाँ पे एक आर कट जाएगा तो केवल आर स्क्वायर बचेगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये जी बचेगा, यहाँ पे लिख दिया, और ये 3 नीचे आएगा तो 2/9 हो गया, डी माइनस एफ, और ये ईटा भी नीचे आ जाएगा। तो मैंने इस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा, इस चीज को मैंने फिर सुंदर से तरीके से यहां लिख दिया। अब देखो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है, जो सीमांत वेग है, किस बात पर डिपेंड कर रहा है? ये बेटा सीमांत वेग, जो टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है, एक तो इस बात पर डिपेंड कर रही है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, एक तो ये टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है सीमांत वेग की, एक तो बेटा ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास में दो गोले हैं, एक की रेडियस कम है एक की रेडियस ज्यादा है, तो जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उस वो गोला ज्यादा बड़ा, ज्यादा सीमांत वेग प्राप्त करेगा, ज्यादा सीमांत वेग होगा उसका। तो जिसकी रेडियस ज्यादा उसका सीमांत वेग कैसा आएगा? ज्यादा। टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो बेटा टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो ईटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि इसका मतलब यह है, अगर फ्लूइड जो है, अगर जो द्रव जो है, अगर उसका गाढ़ापन कम है, यानी ईटा की वैल्यू कम है, गाढ़ापन कम है, तो टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा आएगी। और मान लो गाढ़ापन ज्यादा शहद है, भाई आपको सोचो, एक आपने गोला छोड़ा पानी में, एक छोड़ा शहद में, तो शहद ज्यादा गाढ़ापन है, तो शहद के अंदर गोला जाएगा जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, बस थोड़ी देर के बाद ही बढ़ना बंद हो जाएगी। लेकिन पानी में बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, बहुत देर के बाद जाके बढ़ना बंद होगी, क्योंकि जिस लिक्विड का गाढ़ापन ज्यादा होगा उसमें सीमांत वेग कम प्राप्त होता है। तो एक तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है, सीमांत वेग जो है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका गाढ़ापन ज्यादा, शहद का, मरकरी का, जिनका गाढ़ापन बहुत ज्यादा होगा, उनके अंदर सीमांत वेग कम आएगा। यानी कि वस्तु छोड़ी, स्पीड बढ़ रही, 0 1 2 3, 3 के बाद ही बढ़ना बंद हो गई। पानी में छोड़ी, पानी का गाढ़ापन कम है तो वह सीमांत वेग ज्यादा आएगा, स्पीड बढ़ रही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद बढ़ना बंद हुई। तो सीमांत वेग जो है एक तो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और एक ध्यान रखना किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा? वो ईटा के। ठीक है, ये दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो पेपर में यहां से देखो क्वेश्चन किस किस तरीके से आपसे पूछता है, अब उस पर आते हैं। अच्छा, कल की जो पीडीएफ थी, मैं एक बार वो भी खोल देता हूं। कल की पीडीएफ में मैंने आपके एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए थे। अगर आपने देखो ना कल की पीडीएफ, अगर आप सभी ने ध्यान दिया हो, कल के पीडीएफ में मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़ रखे थे। तो पहले, सबसे पहले हम उन्हीं को करने की कोशिश करते हैं। ये कल की पीडीएफ से एक क्वेश्चन है मेरे पास में, ये तो पहले तो ये वाला करो, अगर आपने कल की पीडीएफ में देखा हो। फ्लूइड ऑफर रेजिस्टेंस टू मोशन ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। आंतरिक घर्षण के कारण तरल गति में कुछ प्रतिरोध दिखाते हैं, इस गुण को हम क्या कहते हैं? भाई जब कोई तरल के अंदर कोई वस्तु भागती है तो उसे फ्रिक्शन, एक घर्षण मिलता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? जो फ्लूइड रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंस रोहित बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं बेटा, उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी, श्यानता। अरे ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आप करो यहां से।
ये वाला करना। इसने कहा है व्हेन द टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड, श्यान माध्यम से गतिमान पिंड का त्वरण क्या होगा जब वह सीमांत वेग पर पहुंचता है। तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 21। एक बच्चे कह रहे हैं वैक्यूम में टर्मिनल वेलोसिटी इनफाइनाइट होगी। अगर वैक्यूम हो, कोई फ्लूइड है ही नहीं, तो वहां पे इनफाइनाइट हो सकती है। पर वो भी तुम्हें पता है कि आइंस्टीन की एक थ्योरी है जो कहती है कि तेज लाइट चलती है, लाइट से तेज स्पीड किसी की नहीं होती, तो वो भी संभव नहीं है। बेटा हमें देखो क्या लिखा, श्यान माध्यम से गतिमान पिंड का त्वरण क्या होगा जब वह सीमांत वेग पर पहुंचता है। बेटा सीमांत वेग पर पहुंचने का मतलब क्या है कि अब इसका वेग बढ़ेगा नहीं। सीमांत वेग का मतलब होगा कि अब वेग बढ़ेगा ही नहीं। तो मान लो कि वस्तु जा रही है, 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, 5 के बाद वेग बढ़ना बंद हो गया, तो सीमांत वेग कितना है 5। अब वस्तु लगातार 5 के ही वेग से भाग रही है, तो सीमांत वेग के बाद तो वेग बढ़ना ही बंद हो जाता है। और त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में चेंज। जब वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं है, जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। हालांकि मैंने अभी आपकी क्लास में शायद नहीं पढ़ा है एक्सेलरेशन, लेकिन इतना तो आपको पता होगा कि त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो बेटा जब सीमांत वेग प्राप्त करने का मतलब है कि अब वेग बढ़ेगा नहीं, तो वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं है। जब कोई वेग में परिवर्तन ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। तो दोबारा समझो, यहां से मैंने आपको 3-4 बातें बताई। सबसे पहली लाइन, अगर मेरे से कोई ये कहे कि एक वस्तु एक फ्लूइड में, एक द्रव में लगातार चल रही है, क्या उसका वेग लगातार बढ़ता ही चला जाएगा? नहीं। फ्लूइड में वेग बढ़ते 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 एक सीमा के बाद नहीं बढ़ता है। उस सीमा को हम कहते हैं सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी। जब सीमांत वेग वस्तु अचीव कर लेगी, उसके वेग में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, तो यानी कि उसका त्वरण, उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। क्योंकि त्वरण के लिए वेग में परिवर्तन होना चाहिए। जो वेग में परिवर्तन नहीं है तो त्वरण 0 है उसका। फिर एक मैंने क्या बोला आपसे कि जब कोई वस्तु किसी फ्लूइड में चल रही होती है तो उसकी जो लेयर, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती है, वो विस्कोसिटी, उसे हम कहते हैं श्यानता। ठीक। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपको बताना है थ्योरी वाले उससे। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आप ये बताओ भाई कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जो श्यानता गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी श्यानता गुणांक, इसका मात्रक क्या होता है? इसकी यूनिट बतानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मात्रक, ईटा का मात्रक, इसे बोलते हैं ईटा। वो वाला ईटा नहीं है जो बिहार में लोग उसे बोलते हैं ब्रिक ईट को ईटा, वो वाला ईटा नहीं है, ये है ईटा। निकाल सकते हो, देखो इस फॉर्मूले से निकाल लो। ये फॉर्मूला लिखा था स्टोक्स लॉ। ये डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन देख के तुम घबरा रहे हो एक दो ना, कह रहे सर ये का खतरनाक डेफिनेशन, ये टर्मिनल वेलोसिटी कितना खतरनाक दे दिया, कोई जरूरत नहीं है इसकी कि याद करने बैठ जाओगी 2/9 डी माइनस डी एफ। तो डी क्या है, ये जो गोला छोड़ा उसकी डेंसिटी, डी एफ क्या है, फ्लूइड की डेंसिटी, ये ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी श्यानता गुणांक, ये जी है, ये आर क्या है, उसके रेडियस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला को याद नहीं करना तुम्हें। एक आध बच्चा भावुक हो जाता है कि अरे यार ये भी याद करना पड़ेगा। देखो बेटा विस्कस फोर्स क्या लिखा है मैंने आपको, 6 पाई ईटा आर वी, है ना। अब आपको ईटा निकालना है। ईटा क्या आएगा, विस्कस फोर्स अपॉन 6 पाई आर वी टी। और आप सभी को पता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और न्यूटन यहां पर रख दो। 6 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इससे कोई मात्रक नहीं बनेगा। ये 22/7, इसका भी कोई मात्रक नहीं बनेगा। रेडियस किस में नापते हैं, मीटर में। और वेलोसिटी किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड में। तो सेकंड पहुंच जाएगा ऊपर, तो इसका मात्रक बनेगा न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो जिस बच्चे का है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, उसका ठीक है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये इसका मात्रक निकाल रहे हैं हम, SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक का SI मात्रक। ठीक, ये बच्चे अगर आप प्रेशर टेंसर क्वांटिटी के, सारी क्वांटिटी टेंसर होती हैं, चाहे कोई स्केलर हो चाहे कोई वेक्टर हो, सारी टेंसर होती है। टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर वो स्केलर होता है, टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वेक्टर होता है, टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर अलग होता है। तो सारी क्वांटिटी टेंसर है, सब तरह की, कोई से भी क्वांटिटी निकाल लो, सब टेंसर, कोई जीरो ऑर्डर कोई फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, खैर अभी ज्यादा ज्ञानी मत बनो, जो धीरे धीरे चीजों को एब्जॉर्व करो, एक साथ सब कुछ एब्जॉर्व करने की कोशिश करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। एक कल की क्लास में क्वेश्चन हमने और छोड़ा था, कल की क्लास से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है, कहां चला गया भाई, ये किसी पाइप में प्रवाहित होने वाले तरल के लिए जहां अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 से A2 और वेग V1 से V2 परिवर्तित होता है, तब A1 इंटू V1 इजकल टू A2 इंटू V2 को हम क्या कहते हैं? ये कौन सी इक्वेशन कहलाती है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? किसी बच्चे को पता है हिंदी माध्यम वाले को? अवृतता का नियम, हाँ, अवृतता, बड़ा खतरनाक नाम है यार। सात्यता भी लिख रखा है वैसे, सात्य समीकरण, ये भी सही है। अवृतता, ये भी नाम यूज होता है हिंदी में, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। अवृतता का समीकरण, देखो ये हमारे से कहता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारे से कहती है कि जैसे हमारे पास मान लो कि बेटा एक पाइप है, ये है ना, कह रहा है कि इस पाइप में एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, एक फ्लूइड बह रहा है, कोई द्रव बह रहा है, हवा या पानी कुछ भी। यहाँ पे उसका एरिया क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A2। तो यहाँ पे जो फ्लूइड भाग रहा है उसकी मान लो कि जो वेलोसिटी है V1 है, और यहाँ पर कितनी है, इस पॉइंट पे है V2। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है कि भाई जहां पे एरिया ये है, मान लो कि A1 है, और मान लो कि वेलोसिटी V1 है, और यहाँ पे एरिया चेंज हो गया, A2 हो गया, वेलोसिटी होगी V2, तो जो A1 और V1 का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो A2 V2 के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे एरिया कम है तो जब यहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा ना, अगर यहाँ पे एरिया कम है तो फिर उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे तेज भाग रहा होगा वो। अगर यहाँ पे एरिया बढ़ गया तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये सब कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अवृतता या सात्यता समीकरण, है ना। ये आपको एक लाइन याद रखनी है इसमें, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। भाई खुद सोचो ना, जब यहाँ पे पाइप, छोटा मुंह होगा पाइप का, और जब उसके अंदर पानी भाग रहा हो, यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, जब एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा होती है, जब खुल जाता है वो तो फिर ज्यादा फ्लो करता है तो स्लो करता है। तो आप खुद देखना ना, जैसे आप कई बार वो नोजल जो होती है ना, नोजल जो उससे गाड़ी ये कुछ आजकल वो कई बार आपने देखा होगा कि पानी बहुत ही स्पीड से निकल रहा होता है, बहुत ही छोटी जगह में से जब बहुत ही स्पीड से पानी निकल रहा होता है, बहुत ही गंदगी साफ करने के लिए करते हैं तो बहुत ही स्पीड से भाग रहा होता है। तो जहां पर एरिया कम होगा तो वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती है, और वही पानी को आप बड़े वाले उससे निकालो, उससे तो अब पानी बिल्कुल ऐसे गिर रहा होता है आराम आराम से। तो एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम होगी, एरिया कम तो वेलोसिटी होगी ज्यादा। तो A1 V1 इक्वल टू होता है A2 V2, इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कल की क्लास से यही क्वेश्चन हमारा बचा था, बाकी तो नहीं बचा कोई ऐसे। हाँ, अब इस चैप्टर में किसी कुछ पूछना हो तो मुझे बताओ। इसमें आपको यही पॉइंट याद करने हैं, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल,
पास्कल, आर्किमिडीज, बर्नौलीज थ्योरम, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी एक्शन, पहले प्रेशर के बारे में बताया था मैंने आपको, और इसके अलावा ये टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में, ये 5-7 छोटी छोटी सी बातें याद रखनी थी। स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट क्या होता है, देखो इलास्टिसिटी इसमें नहीं बताएंगे। देखो यहाँ पे एक चीज देखना बेटा, अब मुझे ना इसका थोड़ा सा, इस बच्चे ने फंसा दिया मुझे, इसका ना स्ट्रीमलाइन का मुझे हिंदी नहीं पता है, तो मैं इसे बता देता हूँ जो बच्चा पूछ रहा है। देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब देखो ये होता है, जैसे मान लो कि एक बड़े ध्यान समझना बात को, जैसे मान लो कि बेटा किसी पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, तो ये टर्बुलेंट हो रहा है, टर्बुलेंट, ऐसे टर्बुलेंट हो रहा है, या फिर आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो ऐसे समझो कि आपने यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट, तो बेटा इस पी पॉइंट से कोई भी पार्टिकल पास करे, जैसे मान लो यहां से ये पानी भागता आ रहा है, ये पानी का एक मोलिक्यूल है, इसने भागने के बाद इस वाले पाथ को फॉलो किया, तो अगले वाला भी जो इसी पॉइंट से गुजरे तो इसी पाथ को फॉलो करे, तो जो भी पार्टिकल इस पॉइंट से पास करे वो सेम ही पाथ को फॉलो करे, तो ऐसा हमारा कहलाता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो कहलाता है हमारा ये। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि जैसे मान लो कि आपने कोई पॉइंट यहां पे लिया पी, ठीक है, अब यहां से मान लो कि ये पानी बहता आ रहा है, तो इस पॉइंट पी को पास करते ही मान लो कोई पानी का मोलिक्यूल से इधर भाग रहा है, कोई 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 इधर भाग रहा है, अलग अलग, तो उसमें बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो है ये, तो टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है ये, है ना। उसे अलग चैप्टर में आएंगे, वो इसमें नहीं आएंगे, वो गजाला। बाकी वो जब मैंने आपको क्लास में जब वो पढ़ाया था ना, आपके में तो करा रखा है मैंने यूनिट और डायमेंशन, तो वहां पे बता रखे हैं ये, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, धारा रेखीय प्रभाव, बड़ा अच्छा बताया इस बच्चे ने। धारा रेखीय प्रभाव कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो को, धारा रेखीय प्रवाह। तो धारा रेखीय प्रवाह वो होता है कि मान लो कि आप कोई भी पॉइंट एक चूज कर लो, मैंने पॉइंट पी चूज कर लिया, तो जो भी पार्टिकल इस पॉइंट पी से गुजर जाएगा, तो वो इस पॉइंट पी से गुजरने वाला पार्टिकल जो होगा, ये गुजरा, इसने वाला पाथ फॉलो किया, तो इसके जो पीछे पीछे आएगा वो भी इसी पाथ को फॉलो करेगा, इसके जो पीछे आएगा वो भी इसी पाथ को फॉलो करेगा, इस पॉइंट पी से जो भी गुजर जाएगा वो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेगा। ऐसे मान लो कि मैंने पॉइंट क्यू ले लिया, तो इस पॉइंट क्यू से गुजरने वाला मान लो इस वाले पाथ को फॉलो कर रहा है, तो उसके पीछे आने वाला भी इसी पाथ को फॉलो करेगा, इसके पीछे आने वाला भी कहलाएगा हमारा धारा रेखीय प्रवाह। और जैसे मान लो कि इस पॉइंट पी से एक पार्टिकल गुजरा, कोई इधर भाग गया, ठीक पीछे आने वाला पार्टिकल जो है वो इधर को भाग गया, तो ठीक उसके पीछे आने वाला जब इस पॉइंट पी से गुजरा तो इधर को भाग गया, तो ये हमारा टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है, ये टर्बुलेंट कहलाएगा। टर्बुलेंट फ्लो। एक रिनोल्ड्स नंबर करके भी होता है, हालांकि उसकी हमें जरूरत नहीं है जिन पेपरों की हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे अगर बाकी जो पेपर हैं जो पीसीएस के, एसएससी वगैरह के होते हैं, सीडीएस के, उनमें तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन आता ही है। आपके जो टेक्नीशियन वगैरह वाले में भी इसमें ये सीबीटी 2 में नहीं है, तो यहाँ पे भी धीरे आसानी आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो स्ट्रीम लाइन जो फ्लो होता है, रिनोल्ड साहब ने बताया कि एक रिनोल्ड नंबर होता है करके, और वो रिनोल्ड नंबर की जो वैल्यू है, अगर वो 1000 से 2000 से कम है रिनोल्ड नंबर की वैल्यू, तो वो कहते हैं कि वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। अगर 3000 से ज्यादा है रिनोल्ड्स नंबर की वैल्यू, कैसे लिखते हैं हम, या आर से लिख लो, तो रिनोल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 3000 से ज्यादा हो तो टर्बुलेंट फ्लो होता है वो। तो इसका इंजीनियर लोग यूज करते हैं, जो जहां पे उन्हें डैम वैम बनाने होते हैं ना, वहां पे जरूरत पड़ता है उनका स्ट्रीम। इसमें जैसे कि अगर 2000 से कम वैल्यू है रिनोल्ड नंबर की, तो स्ट्रीम लाइन धारा रेखीय प्रवाह होगा, 3000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो होगा, है ना। रखे जितना बताया गया उतना पढ़ लो भाई, उससे आगे अगर एक्स्ट्रा पढ़ना तो खुद से पढ़ लेना, ठीक है। हमारे सिलेबस के लिए इतना जरूरी है, अगर आपको फालतू ज्ञान प्राप्त करना है तो खुद से भी मेहनत करो थोड़ी सी, अपने आप से पढ़ लो। फिर न्यूटन लॉ ऑफ विस्कस फोर्स, क्या पता नहीं भाई क्या है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कस फोर्स, ठीक। तो ये हमें कुछ कुछ छोटे छोटे से पॉइंट पढ़ने थे इसमें। हालांकि जर्नली तो मैंने 1-2 क्लास में खत्म कर देता हूँ, आपकी क्लास में एक आध लाइन फालतू लग गई इसमें, तो बताने को देखो, अगर करने को तो सिर्फ 20 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं कि भाई 5 लाइनें लिख लो, इनसे 5 से बाहर कुछ नहीं आना इस चैप्टर में। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों है लिख लो, बर्नौली की थ्योरम किस सिद्धांत पे काम करती है, एक लाइन ये लिख लो, एक लिख लो टर्मिनल वेलोसिटी जो है जिसके बाद वेग बढ़ना बंद हो जाए, ये एक लाइन ये लिख लो, एक लिख लो कि भाई आप की जो
तेल में, बाती में जो तेल चढ़ता है, ठीक है, वो किसकी वजह से चढ़ता है? कैपिलरी एक्शन की वजह से। एक लिख लो कि भाई जब कोई फ्लूइड जो प्रेशर लगाएगा उसका फॉर्मूला होता है HDG, एक ये लिख लो। तो आप चाहो तो 5-7 लाइन लिखकर भी 20 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा फालतू टाइम लगा लिया, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है इसमें। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल था बियॉन्ड फोर्स, उत्प्लावन बल से, उसके हम पहले से क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। इस फॉर्मूले से कर चुके हैं, बियॉन्ड फोर्स से न्यूमेरिकल इससे आता है। चलो कल की क्लास में जो है इसमें हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स बढ़िया चैप्टर है, आसान है, उसमें न्यूमेरिकल, थ्योरी, कंसेप्चुअल सारी चीजें आएंगी। तो आज के लिए हम इस क्लास में छोड़ते हैं यहीं पर ही, बाकी कल हम मिलेंगे कल की क्लास में। इसमें पहले जो आज मैंने आपको पढ़ाया वाले पेज में इसमें, और ये मैं आपको इसकी PDF दे दूंगा, जो मैं आपको डेली PDF के क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये आपको विदाउट सॉल्यूशन मिल जाएगी। सॉल्यूशन उसके हम क्लास में हर क्वेश्चन के कर चुके हैं। तो कल की क्लास, आज की जो क्लास के नोट्स होंगे, उस नोट्स के साथ में ये PDF आपको मिल जाएगी। तो अगर कभी आपको प्रैक्टिस करनी हो विदाउट सॉल्यूशन देखे, तो आप यहां से कर सकते हैं। इसमें कुछ इतना खास नहीं है। स्टोक्स लॉ बता दिया, टर्मिनल वेलोसिटी बता दिया। राकेश टाइम से आया करो क्लास में ना, मुंह उठा के मत आया करो कि जब मन किया क्लास में आ जाओ, फिर क्लास को डिस्टर्ब करो फालतू में, है ना। तो स्टोक्स लॉ बताया तो है कि जब कोई फ्लूइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर एक जो लिक्विड के जो लेयर है, वो जो फ्रिक्शन प्रोवाइड कराएंगे, जो फोर्स लगाएंगे, उसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स। उसकी वैल्यू होती है 6 π ईटा RV, है ना। स्टोक्स लॉ बताया, टर्मिनल वेलोसिटी पूरी बता दी है। इसके हालत सही नहीं आ रहा कि इसके ना हर क्लास में आके ऐसे ही परेशान रहता है ये। कुछ बच्चे होते हैं ना कि वो आदत से मजबूर होते हैं कि टाइम से आएंगे नहीं क्लास में, फिर आके फालतू में नाटक करेंगे। क्लास को डिस्टर्ब करने का उनका काम होता है केवल, उसके अलावा उनका और कोई उद्देश्य नहीं है क्लास में आने का। यहाँ पे क्या लिखा है? टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन 20 बार बोली है क्लास में मैंने। स्टोक्स लॉ क्या लिखा है कि जो जब ऑब्जेक्ट इस फ्लूइड के अंदर भाग रहा होगा, इस फ्लूइड की लेयर जो इसके ऊपर फोर्स लगाएंगी, वो फोर्स होता है विस्कस फोर्स। और स्टोक्स ने बताया कि वो वैल्यू कितनी होगी? 6 π ईटा RV। जितनी जिस चैप्टर की रिक्वायरमेंट होगी उतना ही बताया जाएगा। PDF कहाँ मिलेगा? इसमें मिलेगा, क्या कहते हैं आपका, नोट सेक्शन में। ठीक है, चलो अब बाकी मिलेंगे कल नए चैप्टर से। जो बच्चे लेट ज्वाइन किया है जिन्होंने, वो कल की क्लास में आना, कल से समझने की कोशिश करना। चैप्टर भी आसानी है, कोई इतना टफ नहीं है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो हमारे साथ साइंस 23 वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, और अगली बार अगर तूने राकेश ऐसे हरकत की क्लास में, बीच में आगे क्लास डिस्टर्ब की, और जो चीज मैंने बता दी और उसके बाद बोले बार बार कमेंट करे, तो क्लास से परमानेंट ब्लॉक कराऊंगा। इससे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस बात का जरूर ध्यान रखा करो कि अगर हम क्लास में टाइम से नहीं आए तो हम फर्जी कमेंटबाजी ना करें, है ना। पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है। तो 3-4 बार हो चुके हैं तेरे साथ में, अगर ये लास्ट वार्निंग है। चलो, तो अब मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय एवरीवन, टेक केयर।